वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट होगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 20 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को क्या कहा जाएगा? बताइए, पाड़ कहा जाएगा या वृद्धि, सीखना, अनुकूलन? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। स्नेहा का कद बहुत तेजी से यहां पे बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को जो है वृद्धि कहा जाता है, यहां पे वृद्धि। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता, या आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है, या विकास की दर को जो है विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, या विकास की दर की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रत्येक बच्चे के विकास की दर जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका अनावश्यक हो जाती है, या आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, या आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, या आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है? बताएंगे सब लोग तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका जो है आरंभिक बचपन की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है ना, याद रखना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। यहां पे कथन तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। यह तो आपका सही है। तर्क आ रहा है बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। बताइए, बताएंगे सब लोग 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी को बताएं कि यूपी टेट का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। 2, 3, 4 जुलाई को पेपर आप लोगों का होगा, है ना। तो उसका नया सिलेबस जारी किया गया है। आप हमारे ऐप से उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे तो यहां पे पहला देखिए आप कि जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। सक्रिय प्राणी ठीक है, बट यहां पे आलोचना आपका नहीं सही है ना। और बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से, तो ये तो आपको नेगेटिव है, तो दोनों यहां पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए सब लोग। गतिविधि होगा, या अनुकूलन, या भाषा, या पुनर्बलन? बताइए सब लोग। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहां पे गतिविधि हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई। 6 का जवाब देंगे सब लोग। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है?
संवेदी चालक अवस्था मूर्त समस्याओं पर तर्क, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच। बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 6 का जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन से युग्म का मिलान यहां पे सही है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे भाई। और सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर टाइप करके बताइएगा, जितने भी प्रश्न आपके सही हों। तो यहां पे ये वाला आपका सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून जो है लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, या विषम नैतिकता, या स्वायत्त नैतिकता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और कल एसएसटी की क्लास हुई है, 40 मिनट की क्लास हुई है। आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं, 60 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे मैंने उस क्लास में। बताइए फटाफट जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे उत्तर पारंपरिक नैतिकता हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 8, लेवाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, या का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, या को इनाम देने चाहिए, या को सजा देनी चाहिए। बताइए लेवाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या करना चाहिए? सभी लोग जवाब दीजिए भाई। गुड मॉर्निंग। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। ओके चलिए, लेवाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को जो है बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 9, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। बताइए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, क्या है विशेषता? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए रटकर होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं, दूसरा और चौथा में से बताइए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता इसमें कौन सी है? ये वाला, कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 10, कथन और तर्क वाला है कि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ये तो गलत हो गया। बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। दोनों में यहाँ पे मानकीकृत दिख गया ना, दोनों में, तो दोनों आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? संगीतमय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या भाषाई बुद्धि। बताइए भाई सब लोग, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और भी क्लासेस आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो इस क्लास को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लासेस को, प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पे संगीतमय बुद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, यह चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है, यह अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, यह अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है। बताइए सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा जो है चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है।
या सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, या अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, या अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक रचना है, जेंडर आनुवंशिक कारकों से तय होती है, जेंडर ना तो जैविक है और ना ही सामाजिक। बताइए सभी लोग जवाब दीजिए। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब है कि जेंडर एक सामाजिक रचना है। ओके, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव उत्पन्न करने के लिए जो है करना चाहिए, या आकलन के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए, या बच्चों के नामीकरण और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक अच्छी रणनीति है, या आकलन को बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, यह आपका कार्य है। और चैनल पे पहली बार आए हो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आकलन जो है, आकलन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, या केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, या केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। बहुत ही सरल प्रश्न है, तुरंत आप टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, देखिए, केवल दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो, योगात्मक दिखा काट दो, रचनात्मक मूल्यांकन करना है केवल आपको। ठीक है ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। तो दूसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 16। समावेशन के बारे में कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है? बताइए, चार ऑप्शन में से बताइए समावेशन के बारे में इसमें कौन सा कथन नहीं सही है? यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठचर्चा के अनुकूलन पर केंद्रित है। समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इन प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। बताइए कौन सा यहां पे नहीं सही है? टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। प्रश्न आपका यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आपको यहां पे ढूंढना है। केवल दिखा यही आपका नहीं होगा। ठीक है ना। समावेशन के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है? ये वाला कि समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्चा के अनुकूलन पर केंद्रित है। ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न है। कथन ए है विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्चा और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। तर्क आर है बच्चे जो है बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की जो है जरूरतों का समायोजन होता है। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और इतने कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। तो अभी कभी सब्सक्राइब करिए। समय आपको बचाना है इस टाइम। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं यूट्यूब पे भाई 2-2 घंटे में मात्र 30 से 40 क्वेश्चन ही करवाते हैं। तो क्या ही मतलब है आप समय अपना वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो यहां पे दोनों आपके सही हो जाएंगे, दोनों। सिर्फ यहां पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है भाई इस टाइम। 18 का जवाब दीजिए। यहां पे कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा? छड़ी, ब्रेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण या आवर्धक लेंस? बताइए कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा? यहां पे बताइए। छड़ी हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई 19। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है? कक्षा में कम
प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, या कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीके से जो है प्रस्तुत करना, या विद्यार्थियों के पृथक्करण में को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। तो प्रभावी यही नहीं है, विद्यार्थियों के पृथक्करण को जो है ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। चलिए 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, या बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, या अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, या अभिसारी सोच करने की क्षमता। बताइए रचनात्मकता क्या है? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन और यहां पे तर्क वाला प्रश्न है। शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। तर्क आर है, अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बताइए सब लोग, कौन सा सही है, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है, या दोनों गलत है? तो यहां पे ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है यहां पे ए की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई, 22 शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, या शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, या पारंपरिक व्याख्याएं जो है विधियां, या वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होती है। बताइए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, 23 शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका सामाजिक संदर्भ होता है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा नेगेटिव, यही आपका पहला सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 24 बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात, उच्च क्रम से निम्न क्रम, अमूर्त से मूर्त, सरल से जटिल। बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? सरल से जटिल होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे आ गया है 25 समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना जो है कैसा होना चाहिए? स्मरण आधारित होना चाहिए, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या अनुभवात्मक होना चाहिए, या परीक्षा उन्मुख होना चाहिए? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना जो है हमेशा अनुभवात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। स्मरण नहीं होना चाहिए, नहीं परीक्षा, नहीं पाठ्यपुस्तक, बाल केंद्रित होना चाहिए, बट यहाँ पे अनुभवात्मक है तो यही आपका सही होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 26 निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? अनुरूपी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अभिसारी सोच, कलन विधि। बताइए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? नेगेटिव यहां पे आपको ढूंढना है, तो यहां पे अनुरूपी सोच हो जाएगा और कलन विधि। तो पहला चौथा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 27 कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देगा, बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करना, या सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है।
कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देगा क्या? बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई 28, महारथ उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, या विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण। विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 29, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, या सीखने की खुशी पैदा करके? बहुत ही सरल प्रश्न बताइए। पुरस्कार को बढ़ावा देना नहीं है, सजा देना नहीं है, निष्क्रिय होगा नहीं, सीखने की खुशी पैदा करके। ठीक है ना, प्रोत्साहित कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, या पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर है? शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता वृद्धिशील है। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। 30 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। और अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जाके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।